वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट एग्जाम 2024 में आपके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 होना है, जिसका टेंटेटिव एग्जाम डेट कब है? लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020। लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में क्लासेस आपके कह सकते एग्जाम्स हो जाएंगे। इसी के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और अगर आप जेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो विदाउट नेट जेआरएफ के आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और क्लासेस बहुत पहले से हम लोगों ने आरंभ कर दी है, बिल्कुल अच्छे स्कोर के साथ हम लोग जेट क्वालिफाई करेंगे। तो क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर कितना है? ये 13 है। क्लास नंबर 13, इससे पहले 12 क्लास हो चुके हैं। और पेपर 1 को अभी हम लोग देख रहे हैं। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 होता है आपका ऑप्शनल, जो कि आप जिससे आपने पीजी कर रखी है वही आपका पेपर 2 में रहेगा। और पेपर 2 अलग अलग होगा, लेकिन पेपर 1 सभी का कॉमन होगा। और पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 1 में कितने यूनिट होंगे? 10 यूनिट होंगे। तो हम लोग अभी लास्ट यूनिट से स्टार्ट करें, 10 यूनिट नंबर 10 से, है ना। यूनिट नंबर 10 हमारा क्या है? टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसका एक सब टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम में 5 यूनिट है, उसमें 5 सब यूनिट है। उसी में से एक टॉपिक हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे ए टू जेड। आपको बताते चलें कि इस टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है, चाहे जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 बनी है तब से। जिस भी सिलेबस में ये है, चाहे वो सीटेट का सिलेबस में हो, यूजीसी नेट के सिलेबस में हो, या किसी भी स्टेट के सेट के सिलेबस में हो, हर एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आए हैं इसके बनने के बाद। और अगर सिलेबस में किसी एग्जाम का ये टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ से प्रश्न मान के चलिए आना ही आना है, ये डन है, पहले से क्वेश्चन आउट है ये, है ना। टारगेट हमारा कितना है? 80+। पेपर 1 में हमें 80+ स्कोर करना है। 80+ स्कोर करने का मतलब है कि हमें 40+ प्रश्नों को सही करना है आउट ऑफ 50 प्रश्न में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ए टू जेड एक एक पॉइंट्स को हम लोग चलिए देखते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और हम लोग बहुत पहले से ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षा नीति 2020 एनईपी, इसे बोला था शॉर्ट में एनईपी। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? एनईपी 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये कब कैसे केंद्रीय कैबिनेट से पारित हुआ? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 याद रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी प्रदान कर दी। और इसके साथ ही फिर इसे संसद से पास कराकर इसे लागू कर दिया गया है हमारे देश में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और यह किस सत्र से आरंभ हुई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस सत्र से आरंभ किया गया? तो 2021 और 2022 के सेशन से, यानी 2021-22 के सेशन से इसे स्टार्ट कर दिया गया है। यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 बनी है, कैसे बनी? लोगों के राय और सुझाव के आधार पर बना है। लोगों के राय और सुझाव के आधार पर फिर इसे सरकार ने बनाया है। तो लगभग 2 लाख लोगों से सुझाव लिया गया था। कितने लोगों से? 2 लाख लोगों से। उसमें कौन कौन से थे? शिक्षक थे, शिक्षाविद जो विद्वान हैं, अभिभावक और आम नागरिक, सभी का सुझाव लिया गया, तब जाकर ये पॉलिसी बनी है। और इसके प्रमुख पॉइंट्स क्या क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या है, इनके बारे में देखेंगे। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था पहले चल रही है वो किस प्रकार की है? 10+2 शिक्षा व्यवस्था लागू है। मतलब 1 से लेकर 10 तक क्या होता है? प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था है। 10 के बाद छात्र किसी स्ट्रीम में जाएगा। यानी अभी 1 से लेकर 10 तक क्या होता है? सभी के लिए एजुकेशन सेम होता है। इसके बाद 10th के बाद ही जब वो 12 जाता है तो अपने चॉइस के अनुसार ब्रांच में चले जाता है। चाहे किसी को मैथ पसंद है तो मैथ साइंस, किसी को डॉक्टरी लाइन में जाना है और जूलॉजी पसंद है तो जूलॉजी लेके बीएससी बायोलॉजी के साथ कर लेता है। अगर किसी को कॉमर्स पसंद है ना, तो वो बीकॉम कर लेता है। यानी स्ट्रीम का विभाजन कहाँ होता है? 12th में। अब ऐसा नहीं, अब पहले ही आपको 6 में ही अपना चॉइस, अपना स्ट्रीम कर सकते हैं, सेलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। एडवांस 21वीं सदी की ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है।
यह तय होता है ना, ये कब होता है 12th में। अभी हमारे देश में जो व्यवस्था है 10+2 वाला व्यवस्था है, जब 1 से 10 तक सभी के लिए सेम होता है और 10th के बाद फिर लोग अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसको आप याद रखिएगा, 5+3+3+4। अब ये व्यवस्था चलेगी, 10+2 व्यवस्था खत्म और कौन सी व्यवस्था, 5+3+3+4 व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी, जिसमें पहले 5 वर्ष क्या होंगे, पहले जो 5 वर्ष होंगे स्टार्टिंग के, वहाँ पर क्या होगा, खेलो कूदो पढ़ो, है ना, खेलो कूदो पढ़ो, यानी प्ले वाला कॉन्सेप्ट है, प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है। यानी 5 वर्षों में छात्रों का मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास साथ साथ होगा। मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक भी होगा और शैक्षणिक विकास साथ साथ होगा। इसका पाठ्यक्रम कौन बनाएगा, NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। ये जो 5 वर्ष होगा स्टार्टिंग में, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। ये जो 5 वर्ष के अंतर्गत पहला जो 3 वर्ष होगा वो पूर्व प्राथमिक, यानी क्या होगा, प्री नर्सरी जो होता है, नर्सरी, LKG, UKG, नर्सरी, LKG, UKG आपको पहले 3 वर्ष हो गए। और फिर 2 वर्ष क्या हो गया, 1 और 2, और इसके बाद 2 वर्ष हो गया 1 और 2, यानी टोटल कितने हो गए, 5 वर्ष। 5 वर्ष में क्या क्या हो गया, पहले 3 हो गए आपके प्री, कह सकते हैं प्री प्राइमरी, और 2 वर्ष हो गया 1 और 2, यानी क्लास 2 तक को मिलाकर हम लोग 5 गिन रहे हैं, जिसमें पहले नर्सरी, ये 3 में क्या होगा, नर्सरी, LKG, UKG, और फिर 1 और 2, ये 5 वर्ष आपके स्टार्टिंग हो गया, ये वाला 5 कंप्लीट। अब हम लोग देखें नेक्स्ट 3 क्या है, नेक्स्ट 3 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लस जो 3 है, इसके अंतर्गत क्या होगा, 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई, प्लस 3 में क्या होगा, 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई, इसको कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज किसको कहा जाएगा, क्लास 3 से लेकर 5 तक का जो क्लासेस है, यानी 3, 4, 5, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज पर छात्र क्या करेंगे, शिक्षा की नींव मजबूत बनाए जाने का प्रावधान होगा। किस प्रकार उसके बेसिक को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, यानी फाउंडेशन स्टेज कौन सा हो गया, क्लास 3, 4 एंड 5, ये फाउंडेशनल स्टेज हो गया। यानी जैसे हम लोगों ने कहा कि 5+3+3+4 जो 4 का कॉन्सेप्ट है, तो आपका ये 3 हम लोगों ने अब समझ लिया है। अब नेक्स्ट 3 को समझेंगे। नेक्स्ट 3 जो हमारा है, इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट 3 में कौन से क्लास को शामिल करेंगे, फिर आप 5 के बाद आगे चल जाइए, आपका क्या हो जाएगा, 6 से लेकर 8, यहाँ पर 6, 7 एंड 8 के क्लासेस को आप ऐड कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के दौरान ही छात्र को कंप्यूटर कोडिंग के साथ साथ इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, यानी क्लास 6 से अब उसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स भी कराए जाएंगे और इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, यानी एक प्रकार से कर सकते हैं उसको ट्रेनिंग भी कराया जाएगा उसके एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है उनको लेकर। यानी मतलब यदि किसी छात्र को पेंटिंग में रुचि है तो उसे पेंटिंग सिखाने का उपाय कराया जाएगा। 6 से स्टार्ट हो जाएगा, 6, 7 और 8, है ना, 6, 7, 8 से ही उसे अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में, अपने जो कह सकते हम लोग 12th में जाके देखते थे ना आपका क्या स्ट्रीम है, आप वहाँ जाके उसे साइड करते थे, यहाँ पे आपको 6 में ही मिल रहा है। जैसे किसी को पेंटिंग में है तो उसे पेंटिंग के लिए उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा। अगर किसी को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है तो उसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उसकी रुचि के अनुसार उस प्रकार के माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी को स्पोर्ट में है तो उसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें की जाएगी, है ना। तो मतलब है कि आपका करियर में जिस दिशा में जाना है वो काफ़ी इनिशियल में, है ना, काफ़ी स्टार्टिंग में ही आपको एक प्रकार से वो यहाँ पे अब मिल रहा है कि ताकि लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हो जाते हैं, वो नहीं, अब वो नहीं होगा। इंजीनियर के साथ इंटर्नशिप करके उस दिशा में करियर शुरू कर सकेगा, है ना। सब जैसे अगर पेंटर अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इंटर्नशिप करके वो, यानी इनको इंटर्नशिप भी कराया जाएगा इतनी इनिशियल एज से ही, और यानी उस समय भी जब वो इंटरेस्ट की चीज़ों को करेगा तो जब वो बड़े हो जाएंगे, है ना, अपर क्लास में जाएंगे तो उनको अभी से ही उसमें इंटरेस्ट जगा और एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना छोड़ देंगे। अपने जो उनका कह सकते हैं उसका इंटरेस्टिंग वाला स्ट्रीम है उसी में वो स्टार्टिंग से ही आगे जाएंगे, यानी उसके अंदर भटकाव नहीं होगा, है ना, लक्ष्य की ओर बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। और अंतिम जो 4 है, अंतिम 4 क्या होता है, क्लास 9 से 12, अभी से 10 के बाद क्या होता है, +2। हम लोग के पास पहले क्या कौन सा था, +2, अब वहाँ पे क्या हो गया +4। +4 में हम लोग 9
10, 11 और 12 को जोड़ेंगे। यहाँ पर जो मुख्य फोकस रहता है विश्लेषण क्षमता और तर्क शक्ति में वृद्धि करना। विश्लेषण क्षमता बच्चों में और उसकी तर्क शक्ति में वृद्धि करना, और ताकि उसे विषय में गहरी समझ और बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित करने वाले पाठ्यक्रम से रूबरू कराया जाएगा। जिसका उन्होंने सपना कब देखा? 6, 7, 8 के वो वाला सेशन में जो आपका था 3 वाले, तो उसमें जो उन्होंने स्टार्टिंग किया था उसको बड़े लक्ष्य पर ले जाके उसको पूरा डिटेल्स तरीके से इस पीरियड में उसे पढ़ाया जाएगा, लास्ट वाला अंतिम 4 में, ताकि वो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सके। अब कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई अब सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार होगा। ऐसे पूरा साल जो होता था वो नहीं, अब इसे 6 सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा है ना, यानी साल में 2 बार प्रत्येक 6-6 महीना पर एग्जाम्स होंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ट्यूशन और कोचिंग करके सिर्फ परीक्षा के लिए विद्यालय जाते थे, अब उसे विद्यालय आना होगा। यानी सेमेस्टर उसका स्टार्ट कब हो जाएगा? आपका 9th से ही सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग सेमेस्टर सिस्टम कब देखते हैं? ग्रेजुएशन के टाइम देखते हैं, लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम आपका 9th से स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड जो परीक्षा है इनको आसान बनाया जाएगा, तो रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही 360 डिग्री मूल्यांकन पद्धति लागू की जाएगी। 360 डिग्री मूल्यांकन पद्धति का मतलब है सिर्फ किताबी नॉलेज को ही चेक नहीं करना है ना, अब छात्र का मूल्यांकन समग्र तरीके से होगा। इसमें क्या क्या होगा? उसके सहपाठी व शिक्षक क्या करेंगे, अब उसके व्यवहार है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियां यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसके अंदर क्या है, इन सब चीज़ों पर भी है ना, स्कूल जब वो आता है तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो यानी उसका व्यवहार कैसा है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और अपने पुस्तकों के अलावे और किस चीज़ में उसका एक्टिविटी अच्छा है, इन सभी तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उसे सही काउंसलिंग करके सही दिशा उसे दिया जा सके। स्नातक जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन अभी क्या होता है 3 वर्ष का, अभी उसे 3 और 4 वर्ष के 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसमें आपका कह सकते हैं मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होगी। जैसे होता है कि अगर आपने 3 साल के ग्रेजुएशन में वर्तमान में अगर एडमिशन लिया है, अगर आपका एक भी सेमेस्टर छूट जाता है, मतलब क्या हो गया, आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, यू आर नॉट ग्रेजुएट। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, आप बीच में भी छोड़ देंगे तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है, ताकि आपका जो पढ़ाई है वो बेकार न जाए, वो हमेशा काम आए। तो क्या सिस्टम क्या मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। यानी यदि किसी छात्र को किन्हीं परिस्थितियों में 1 साल में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 साल में अगर मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन में 1 साल ही पढ़ाई करी और कोई समस्या उसके साथ हो गया, वो आगे क्लासेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ना, उसे सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तथा एक समय सीमा के अंदर यदि वह भविष्य में पुनः पढ़ाई अगर फिर से पढ़ाई करना चाहता है तो उसे शुरू से पढ़ाई नहीं करना होगा। यानी अगर वो 1 साल पढ़ लिया है तो उसके बाद ही उसका एडमिशन हो जाएगा, हम ना, यानी कि अगर 1 ईयर पढ़ लिया है तो सीधे उसका एडमिशन किस में होगा? सेकेंड ईयर में। अगर 2 साल 3 साल के बाद उसको लगता है हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए, फिर वो सीधे सेकेंड ईयर में आएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा, आगे की पढ़ाई वो जारी रखना उसके लिए आसान हो जाएगा, और 1 साल अगर किया है तो उसको सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है। तो पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा जो हर वर्ष के हिसाब से उपयोगी होगा। यानी 1 वर्ष पढ़ा है तो वैकेंसीज भी जो आएगी ना, उसमें अलग अलग योग्यता, यानी जिसका ग्रेजुएशन 1 ईयर में है ना, जिसका ग्रेजुएशन सिर्फ 1 ईयर है, जिसका ग्रेजुएशन 2 ईयर है, जिसके पास से ये वाला सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं हम लोग की सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो उनके लिए अलग वैकेंसी रहेगी। जिनके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसने 1 साल किया उसके लिए अलग वैकेंसी रहेगी, और उसी प्रकार जो इसने 2 वर्ष किया उसके लिए अलग वैकेंसी रहेगी। वैकेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि हर वर्ष के हिसाब से उपयोगी होगा, यानी अगर उन्हें पढ़ाई छोड़ भी दी उसको लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात, जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसे फिर से ऐसा कहीं फील नहीं होगा कि हमें फर्स्ट ईयर को जाके देखना है। इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाएगा, प्रत्येक का अपना अलग अलग है ना, अलग अलग सिलेबस रहेगा, अलग अलग उसको पढ़ने का तरीका रहेगा, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि हम बीच में कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके, उसे कोई भी इस प्रकार दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा हर वर्ष के हिसाब से उपयोगी होगा। इसी प्रकार अगर कोई 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छोड़ देते हैं पढ़ाई तो उसे डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी 1 वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष कर लिया तो डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जिसने 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली उसको स्नातक
यानी ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अलग हो गया, जिसने 1 वर्ष किया सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष किया डिप्लोमा और 3 वर्ष किया स्नातक कहा जाएगा। यदि कोई छात्र पूरे 4 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करेगा तो उससे शोध के साथ स्नातक की डिग्री है ना, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, ये भी लिखा रहेगा। ये हो गया सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट डिग्री माना जाएगा इसको। स्नातक, शोध के साथ स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च प्रदान की जाएगी। यानी आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके से इसको बांट दिया। ग्रेजुएशन को सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं रहा, ग्रेजुएशन को ही 4 अलग अलग, ग्रेजुएशन में आपको 4 डिग्रियां मिल जाएगी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए रिसर्च, है ना, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर आप चौथे ईयर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको रिसर्च के क्षेत्र में आपके कह सकते हैं आपको सहयोग किया जाएगा, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो और डिग्री भी आपका क्या, डिग्री भी हो जाएगा बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। यानी अब नई व्यवस्था में एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, एमफिल डिग्री अभी समाप्त हो गया है। एमफिल डिग्री यूजीसी ने वैसे भी नोटिस जारी करके कहा है एमफिल डिग्री अब वैलिड नहीं है और कोई भी संस्थान अगर एमफिल डिग्री 2020 के बाद कराती है तो वो गलत है। ये और एक इम्पोर्टेंट है फैक्ट, मानव संसाधन विकास विभाग या मंत्रालय नाम था अभी, मानव संसाधन विकास विभाग या मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया, सिर्फ शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब है कि जैसे उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक, अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं तो वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री होंगे। उस समय जब बना था ये, उस रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनके कार्यकाल में ये बना था। जीडीपी का 6%, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है। अभी कितना है, 4.43। अब ये 6% एजुकेशन में खर्च करने का प्रस्ताव है। छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स जैसे मैंने कहा, अगर किसी को टाइपिंग में, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा 6 में ही। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उसे इंटर्नशिप करवा दी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलर, है ना, रेगुलेटर रहेगा, एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च जितने भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए वर्क हैं वही सिंगल रेगुलेटर करेगा। हालांकि लॉ और मेडिकल वाले को इससे अलग रखा गया है, उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई को ख़त्म कर दिया जाएगा, यूजीसी और एआईसीटीई को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जितना भी हायर एजुकेशन से जुड़ा मामला है उसको एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, वही उसे देखेगी। यानी यूजीसी का खात्मा और एआईसीटीई का भी खात्मा हो जाएगा और क्या बनेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा, जो कि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सभी निर्णय लेंगे। उच्च शिक्षा में 2035 तक जो इसका टारगेट है, 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। तो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2035 तक। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के लिए एमए के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, उन्हें एमफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही जो बात है पहले कही कि अगर आप 4 साल का करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको जैसे कि बैचलर डिग्री विथ रिसर्च जो टॉपिक था उसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा ग्रेजुएशन के दौरान ही। शोध करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ। क्या बनेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ की स्थापना की जाएगी, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, यानी ये ऑटोनोमस होगा, है ना, एनआरएफ ऑटोनोमस होगा। ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किए जाएंगे, जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए भी ये पाठ्यक्रम को विकसित करने का काम किया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF
NETF बनाया जा रहा है। NETF क्या हो गया? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी पूरा नाम क्या हो गया इसका? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, शॉर्ट हो गया NETF, बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है NEP 2020 का। तो ये था साथियों NEP 2020, इससे जुड़े हुए एक एक फैक्ट्स का हम लोगों ने देखा। यहाँ से जो भी प्रश्न आपसे बनेगा उम्मीद करता हूँ आप उसे आसानी से कर लेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपने स्टडी पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, बस यही कहना चाहूँगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट्स आपको विद इन टाइम सबसे पहले दी जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।